साल था 1991। कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस के ऊपर आसमान एक अनदेखे मुकाबले का गवाह बना हुआ था। एक तरफ था अमेरिकी वायुसेना का उस वक्त का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-15 ईगल, आज भी बहुत पोर्टेंट विमान माना जाता है, फाइटर। दूसरी तरफ था एक नया अनदेखा YF-22। ये सिर्फ एक आम हवाई अभ्यास नहीं था, ये लड़ाई तय करने वाली थी कि आसमान का बादशाह कौन होगा। F-15 ईगल, जिसने कई जंगों में अपना लोहा मनवाया था, आज एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के सामने था जो कागज पर उससे कहीं ज्यादा उन्नत होने का दावा कर रहा था। अभ्यास के नियम तय थे। F-15 को YF-22 को ढूंढना था और उसे किल करना था। YF-22 का मकसद था F-15 की नज़रों से बचते हुए उसे ख़त्म करना। घंटों तक F-15 का पायलट आसमान छानता रहा, अपने अत्याधुनिक रडार से दुश्मन को ढूंढता रहा, लेकिन YF-22 मानो हवा में घुल गया था। और फिर अचानक F-15 के वार्निंग सिस्टम्स चीख उठे और इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाता, उसे सिग्नल मिला कि उसे मार गिराया गया है, किल किया गया। F-15 को आप हल्के में मत लीजिए। आज भी जब 2025 में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे सक्सेसफुल फाइटर जेट है इस दुनिया का। 100 से ज़्यादा किल्स उसके नाम हैं। किसने किल किया था इस F-15 को? अभ्यास में ही वही YF-22 जो न जाने कब और कैसे F-15 के ठीक पीछे आ गया था बिना पकड़ में आए। स्टीव पेस अपनी किताब F-22 रैप्टर अमेरिका's नेक्स्ट लीथल वॉर मशीन में बताते हैं कि इस अभ्यास के असल नतीजे आज भी सीक्रेट हैं, लेकिन F-22 के मुख्य टेस्ट पायलट पॉल मिट्स के शब्दों में रैप्टर के पंजे 2, 4 या 10 F-15 से भी ज़्यादा घातक हैं। ये इतना बढ़िया जहाज है। ये वो पहला इशारा था कि दुनिया एक नए हवाई युग में कदम रखने वाली थी, एक ऐसा युग जिसका शहंशाह बनने वाला था F-22 रैप्टर। नमस्ते, मैं हूं निखिल, आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे कहानी लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर की, एक अमेरिकी फाइटर जेट जिसे और किसी देश को यूएस ने आज तक नहीं बेचा। उन्नीस 1970 और 80 का दशक था। शीत युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव आसमान छू रहा था और आसमान में बादशाहत कायम करने की होड़ मची हुई थी। अमेरिकी वायुसेना के पास F-15 ईगल जैसा शानदार लड़ाकू विमान था, तेज था, फुर्ती भरा था, मारक क्षमता के मामले में F-15 का कोई सानी नहीं था दुनिया में। कई सालों तक अमेरिकी वायुसेना को दुनिया के हर कोने में हवाई दबदबा कायम रखने में इसने मदद भी की, लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही थी। सोवियत संघ नए और ज़्यादा खतरनाक लड़ाकू विमान बना रहा था। खुफिया रिपोर्ट से ऐसा हिंट आ रहा था कि सोवियत संघ के सुखोई Su-27 फ्लैंकर और मिकोयान मिग-29 फल्क्रम जैसे विमान F-15 के लिए गंभीर चुनौती पेश कर सकते थे। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन तब ऐसा लगता था। इतना ही नहीं, सोवियत संघ सतह से हवा में मार करने वाली S-300 जैसी आधुनिक मिसाइल प्रणालियां भी विकसित कर रहा था, जो किसी भी गैर स्टेल्थ विमान के लिए घातक साबित हो सकती थी। हिंदुस्तान में इन दिनों जिस S-400 का बोलबाला है, वो S-300 की ही सक्सेसर है। अमेरिकी रणनीतिकारों को यह एहसास होने लगा था कि F-15 ईगल, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान माना जाता था, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए शायद काफ़ी न भी हो। उन्हें एक ऐसे विमान की ज़रूरत थी जो न सिर्फ मौजूदा बल्कि आने वाली पीढ़ी के खतरों से भी निपट सके। एक ऐसा विमान जो दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर दुश्मन के रडार और मिसाइल्स को चकमा देकर हवाई क्षेत्र पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा सके, एयर सुपीरियॉरिटी कायम कर सके। और यहीं से शुरुआत हुई एडवांस टैक्टिकल फाइटर यानी ATF प्रोग्राम की, जिसका मकसद था एक ऐसा लड़ाकू विमान बनाना जो हवाई युद्ध के हर पैमाने पर पिछले सारे जेट्स को मीलों पीछे छोड़ दे। स्टीव पेस अपनी किताब F-22 रैप्टर अमेरिका's नेक्स्ट लीथल वॉर मशीन में जिक्र करते हैं कि ATF प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ F-15 को बदलना नहीं था, रिप्लेस करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी हवाई ताकत भी बनाना था जो अगले कई दशकों तक अमेरिका का दबदबा कायम रख सके। एडवांस टैक्टिकल फाइटर ATF प्रोग्राम सिर्फ एक फाइटर जेट बनाने की परियोजना नहीं थी,
ये अमेरिका की बेहतरीन इंजीनियरिंग प्रतिभाओं के बीच एक ज़बरदस्त कंपटीशन भी थी। यूएस में एक बड़ा शानदार सिस्टम है कि जब भी उन्हें किसी नए प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली मिलिट्री में, तो वो उस कंसर्न सेक्टर की जितनी कंपनीज हैं उनके सामने कंपटीशन रखते हैं और उस कंपटीशन में जो सबसे बेहतर साबित होता है उसका प्रोडक्ट जीतता है, उसी को इंडक्ट किया जाता है। यूएस एयरफोर्स ने यूएस और दुनिया की शीर्ष एरोस्पेस कंपनीज को चुनौती दी कि वो भविष्य का लड़ाकू विमान डिज़ाइन करें। F-22 रैप्टर में स्टीव पेस बताते हैं कि 7 कंपनियों ने जो शुरुआती डिज़ाइंस थे वो सबमिट किए थे। बोइंग थी, जनरल डायनामिक्स थी, लॉकहीड थी, नॉर्थरॉप और मैकडॉनल्ड डगलस जैसी दिग्गज कंपनियां इन 7 में थी। लंबी और कड़ी प्रक्रिया के बाद 2 टीम्स को फाइनल मुकाबले के लिए चुना गया। पहली टीम थी लॉकहीड, बोइंग और जनरल डायनामिक्स की, जिन्होंने मिलकर YF-22 बनाया था। दूसरी टीम थी नॉर्थरॉप और मैकडॉनल्ड डगलस की, जिनका विमान था YF-23। ये प्रोटोटाइप्स के नाम हैं। इन दोनों टीम्स को 2-2 प्रोटोटाइप्स बनाने थे। अब एक दिलचस्प बात और थी कि हर टीम को अपने एक प्रोटोटाइप में प्रैट एंड विटनी का YF-119 इंजन लगाना था और दूसरे में जनरल इलेक्ट्रिक GE का YF-120 इंजन लगाना था। मतलब इंजन्स का भी एक अलग कंपटीशन चल रहा था। दोनों जेट्स YF-22 और YF-23 अपने अपने तरीके से क्रांतिकारी थे। YF-23 का डिज़ाइन ज़्यादा अनोखा, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखता था। उसकी पतली लंबी बॉडी और डायमंड शेप्ड विंग्स उसे गजब की रफ्तार और स्टेल्थ क्षमता देने का वादा करते थे। कुछ जानकारों का मानना था कि YF-23 ज़्यादा स्टेल्थी था और शायद रफ्तार में भी YF-22 से बेहतर था। लेकिन दूसरी तरफ YF-22 का डिज़ाइन थोड़ा पारंपरिक लगता था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी खासियतें थीं जो उसे मुकाबले में बहुत आगे ले गई। स्टीव पेस के मुताबिक YF-22 की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी फुर्ती यानी एजिलिटी। ये फुर्ती उसे मिलती थी उसके 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल से, जो इंजन के एग्जॉस्ट की दिशा को ऊपर नीचे मोड़ सकते थे। इंजन एग्जॉस्ट से जेट आगे जाता है, उसको अगर आप वेक्टर करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो आप दिशा बदल सकते हैं। इसका मतलब था कि YF-22 ऐसी मनूवरेबिलिटी भी डिस्प्ले कर सकता था, ऐसे करतब भी दिखा सकता था जो उस समय किसी और लड़ाकू जेट के लिए नामुमकिन थे। हम यूएस फाइटर्स की बात कर रहे हैं, रशियन फाइटर्स एक बिल्कुल दूसरी ही कैटेगरी है। YF-22 और YF-23 दोनों एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर थे। क्या होता है ये? एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर का काम होता है दुश्मन के एयर स्पेस पर कब्जा करना, और इसके लिए उन्हें दुश्मन के फाइटर जेट से बेहतर होना होता है। स्पीड के मामले में, मनूवरेबिलिटी के मामले में, वेपन्स के मामले में बहुत तेज़ उड़ना पड़ सकता है, ज़रूरत पड़ने पर बहुत ऊंचे उड़ना पड़ सकता है। आप इन्हें मिलिट्री एविएशन के कटिंग एज की तरह सोच सकते हैं। एरियल वारफेयर में जो फाइटर जेट्स का डॉग फाइट की दुनिया में सबसे आगे ये होते हैं। F-15 और MiG-29 ऐसे ही फाइटर्स थे जिन्हें डिज़ाइन ही एयर सुपीरियॉरिटी के लिए किया गया था। जिस ज़माने में YF-22 और 23 जैसे प्रोटोटाइप्स बने, तब हवाई जंग को अलग अलग हिस्सों में देखा जाता था। ग्राउंड अटैक के लिए अलग जेट्स होंगे, जैसे अपने यहाँ जैगुआर है। एयर सुपीरियॉरिटी के लिए अलग जेट्स होंगे, जैसे हमारे यहाँ MiG-29 है। आज 2025 में ये फ़र्क कम हो गया है। मल्टी रोल जेट्स का बोलबाला है, यानी एक ही मशीन को अलग अलग रोल में प्लग एंड प्ले करके यूज़ करना, है ना, जैसा हमारे यहाँ LCA तेजस है, रफाल है। लेकिन अभी हम रैप्टर की कहानी पर लौटेंगे, जो कि एक एयर सुपीरियॉरिटी मशीन थी। YF-22 और YF-23 में एयर सुपीरियॉरिटी रोल के अलावा एक और बात कॉमन थी, स्टेल्थ। सही टर्म है LO यानी लो ऑब्जर्वेबिलिटी, यानी एक ऐसा जहाज जिसे पकड़ने में रडार के पसीने छूटें। लेकिन LO कम इस्तेमाल होने वाली टर्म है, स्टेल्थ ज़्यादा पॉपुलर है, तो हम उसी के हिसाब से आपको चीज़ें बताते हैं। स्टेल्थ ऐसा सुनने में लगता है कि दिखता ही नहीं होगा। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि स्टेल्थ फाइटर्स रडार पर नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये गलत है। विमान स्टेल्थ होगा या नहीं होगा, रडार पर वो दिखेगा ज़रूर। अगर वो हवा में उड़ रहा है, उसके इंजन से आवाज़ होगी, IR सिग्नेचर बनेगा, गर्मी जो निकलेगी, तो फिर स्टेल्थ कहाँ से आएगी? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि रडार काम कैसे करता है। रडार और हमारी आंख बिल्कुल एक जैसे होते हैं। किसी चीज़ से टकराने वाली रोशनी जब हमारी आंख की तरफ आती है तो हमें वो चीज़ नज़र आती है। अभी आपके फ़ोन की स्क्रीन से जो रोशनी टकराकर आपकी आंखों पे आ रही है, उससे आपको ये वीडियो दिख रहा है, यानी आंखें वास्तव में लाइट का रिफ्लेक्शन पकड़ती हैं। इसी तरह रडार रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन पकड़ते हैं। रडार आसमान में रेडियो वेव्स भेजते हैं और जब ये वेव किसी जेट या हेलीकॉप्टर से टकराकर वापस आती हैं तो उसे रडार का एंटीना पकड़ता है। ऐसे उसकी स्क्रीन पर एक तस्वीर सी उभरती है। अब इस तस्वीर को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आसमान में क्या उड़ रहा है, एक जेट है, हेलीकॉप्टर है, पैसेंजर जेट है या कुछ और है।
किस स्पीड पर ये उड़ रहा है, किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, और फिर ये जानकारी टारगेटिंग के लिए यूज़ आप कर सकते हो। स्टेल्थ या लो ऑब्जर्वेबिलिटी वाले विमान पूरी तरह अदृश्य नहीं हो सकते, हमने आपको बताया। बस ये बहुत छोटे नजर आते हैं क्योंकि स्टेल्थ फाइटर्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि रेडियो वेव्स इनसे टकराकर या तो भटक जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, या तो सरफेस ऐसा होता है इनका कि रिफ्लेक्शन या तो पैदा नहीं होगा या तो बहुत कम होगा। रडार पर उभरने वाली जो तस्वीर होती है उसके साइज को कहते हैं रडार क्रॉस सेक्शन। एक चिड़िया का औसत रडार क्रॉस सेक्शन 0.01 से लेके 0.25 स्क्वायर मीटर का होता है ना, नॉर्मल चिड़िया की बात कर रहे हैं। F-22 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.0001 स्क्वायर मीटर से लेकर 0.01 स्क्वायर मीटर तक होता है। यानी रैप्टर रडार पर दिखता है, लेकिन या तो ये किसी मच्छर से भी 10 गुना छोटा नजर आएगा और हद से हद किसी नन्ही सी चिड़िया की तरह होगा। तो रडार पर नजर आने के बावजूद ये कभी मालूम नहीं चलेगा कि आसमान में दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर उड़ रहा है या कोई मच्छर चिड़िया। सुई की नोक बराबर होगा, आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि ये क्या है। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर यूएस एयरफोर्स ही यूज़ करती है। उसका विंग स्पैन यानी दो पंखों के बीच के जो टिप्स हैं उनके बीच दूरी है 52.4 मीटर। फिर भी इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 स्क्वायर मीटर से कम आता है। तो दुश्मन इसे रडार पर पकड़कर भी अंदाजा नहीं लगा पाता कि उसके सिर पर एक बहुत बड़ा बॉम्बर उड़ रहा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं। स्टेल्थ ही वो पक्ष था जिसके बूते रैप्टर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहलाया, क्योंकि ये तकनीक इससे पहले किसी फाइटर जेट में इस्तेमाल नहीं की गई थी। आखिरकार डेमोन्स्ट्रेशन और वैलिडेशन यानी डेम वैल फेज में दोनों प्रोटोटाइप्स ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। YF-22 ने ज़्यादा आक्रामक उड़ानें भरी, ज़्यादा करतब दिखाई यानी ज़्यादा मनूवरेबल साबित हुआ, और यहाँ तक कि AIM-9 साइड वाइंडर और AIM-120 AMRAAM मिसाइल्स का भी सफल परीक्षण उसने कर दिखाया। YF-23 शायद बाद के लिए सारी काबिलियत बचा के रखना चाहता था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। 23 अप्रैल 1991 का दिन था। अमेरिकी वायुसेना के सेक्रेटरी डोनाल्ड राइस ने विजेता की घोषणा की। लॉकहीड की टीम का YF-22 जीत गया था। साथ ही प्रैट एंड विटनी के YF-119 इंजन को भी विजेता घोषित किया गया। वायुसेना का मानना था कि YF-22 ने क्षमताओं, लागत और रिस्क के मामले में बेहतर संतुलन पेश किया था। ये वो पल था जब F-22 रैप्टर का रास्ता साफ हो गया। YF-22 की जीत के बाद असली चुनौती शुरू हुई, प्रोटोटाइप को एक असली मारक फाइटर जेट F-22 रैप्टर में बदलना। ये काम इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट यानी EMD फेज में हुआ अगस्त 1991 में। स्टीव पेस F-22 रैप्टर में विस्तार से बताते हैं कि YF-22 और F-22 रैप्टर दिखने में एक जैसे लगते हों, लेकिन असल में F-22 में कई अहम बदलाव किए गए। सबसे बड़े बदलावों में से एक था विमान के आकार और डिज़ाइन में सुधार। F-22 के पंखों का लीडिंग एज स्वीप एंगल यानी प्लेन के जो विंग्स हैं उनका जो सामने वाला एंगल है 48 डिग्री से घटाकर 42 डिग्री किया गया। कॉकपिट को 7 इंच आगे खिसकाया गया ताकि पायलट के लिए विजिबिलिटी बेहतर हो, और इंजन एयर इनलेट्स को 14 इंच पीछे किया गया। वर्टिकल स्टेबलाइजर्स यानी विमान के पीछे के हिस्से में जो सीधे आपको पंख दिखते हैं उनका भी आकार 20% छोटा किया गया। ये बदलाव इसलिए किए गए क्योंकि YF-22 के जो उड़ान परीक्षण थे उससे पता चला कि शुरुआती डिज़ाइन में कुछ हिस्से ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बन गए थे, जो कंट्रोल सर्फेसेस थे। इन बदलावों से न सिर्फ विमान की स्टेल्थ क्षमता बेहतर हुई बल्कि उसके एरोडायनामिक्स भी सुधर गए। F-22 के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की भी पूरी तरह से नई डिज़ाइन तैयार की गई, जिसे 8000 घंटों की फ्लाइट लाइफ के लिए डिज़ाइन किया गया था। YF-22 प्रोटोटाइप मुख्य रूप से हवा में उड़ने और इंजन के परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए थे, जबकि F-22 को शुरू से ही पूरे सेंसर सिस्टम्स और हथियारों के साथ इंटीग्रेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और फिर था F-22 रैप्टर का दिल यानी उसका इंजन। प्रैट एंड विटनी का F-119 इंजन खुद में एक इंजीनियरिंग मार्वल था। स्टीव पेस बताते हैं कि हर F-119 इंजन 35,000 पाउंड से ज़्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी सुपर क्रूज की एबिलिटी यानी बिना आफ्टर बर्नर इस्तेमाल किए आवाज़ की रफ्तार से आगे निकलना। क्या होता है ये? आपने अगर एयरफोर्स के जेट्स को टेक ऑफ करते हुए देखा है तो आपने कई बार उनके पीछे से तेज़ रोशनी निकलते हुए देखी होगी। ये आफ्टर बर्नर्स की रोशनी है। आफ्टर बर्नर्स काम के तो होते हैं, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देते हैं, लेकिन वो ईंधन भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। यूएस एयरफोर्स एक ऐसा जहाज़ चाहती थी जो सुपर क्रूज कर सके, माक 1 से आगे निकल सके, आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ उड़ सके
बिना आफ्टर बर्नर्स यूज़ किए। और इससे क्या होगा, ईंधन भी बचेगा, गर्मी भी कम होगी, जिससे जो इंफ्रारेड सेंसर्स होंगे दुश्मन के, उससे आपका पता लगना मुश्किल हो जाएगा। सुपर क्रूज ने F-22 को ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा शांति के साथ ऑपरेट करने की काबिलियत दी। F119 इंजन में कई नई तकनीकें इस्तेमाल की गई, जैसे इंटीग्रली ब्लेडेड रोटर्स, जिनमें डिस्क और ब्लेड एक ही मेटल के टुकड़े से बनते हैं। जनरली ये होता है कि बीच में जो पिवट है उसके बगल में जो ब्लेड्स हैं वो स्क्रू से या वेल्डिंग से लगाई जाती हैं। F-22 के लिए जो इंजन्स बनाए गए थे उनके लिए एक ही डिस्क को काट करके फैन बनाया गया था, जो ब्लेड्स होते हैं जेट इंजन के इनटेक के। ज़्यादा टिकाऊ कंप्रेसर ब्लेड्स थी, एक खास किस्म का फ्लोट वॉल कंबस्टर था। इन सब के चलते F119 इंजन अपने पिछले इंजन्स के मुकाबले 40% कम पार्ट से बना था और हर पुर्जा इसका ज़्यादा टिकाऊ था, ज़्यादा कुशल था। और इसके 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स विमान को हवा में मनूवर करने की ऐसी आज़ादी देते थे जो इससे पहले यूएस एयरफोर्स के किसी और जेट में नहीं देखी गई थी। ये नोजल्स इंजन के थ्रस्ट को 20 डिग्री ऊपर या नीचे मोड़ सकते थे, जिससे F-22 का रोल रेट यानी उसके घूमने की रफ्तार 50% तक बढ़ जाती थी। इस तरह प्रोटोटाइप YF-22 की खूबियों को और निखार कर, उसकी कमियों को कम करके या दूर करके और नई तकनीकों को जोड़कर F-22 रैप्टर को गढ़ा गया, एक ऐसा शिकारी जो आसमान पर राज करने के लिए ही बना था। F-22 रैप्टर सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये तकनीकों का एक ऐसा संगम है जो आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा इसको बनाता है। इसकी कैपेबिलिटीज़ का लोहा पूरी दुनिया मानती है, इंक्लूडिंग एनिमीज़। पहली क्वालिटी क्या है? स्टेल्थ। F-22 का सबसे बड़ा हथियार ही स्टेल्थ है, यानी दुश्मन के रडार पर ये पकड़ नहीं आता है या बहुत मुश्किल से आता है। जैसे कि स्टेपस अपनी किताब F-22 में बताते हैं, F-22 के डिज़ाइन का हर पहलू रडार वेव्स को या तो सोखने या फिर उन्हें किसी दूसरी दिशा में बिखेरने के लिए बनाया गया है। पंखों के कोण से लेकर सतह पर इस्तेमाल होने वाले खास मटेरियल जो कि रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स या रैम मटेरियल्स हैं, वहाँ से लेकर सब कुछ। विमान के वेपन्स भी इंटरनल बेस में रखे जाते हैं ताकि बाहर ऐसी कोई चीज़ हो ही ना जो रडार सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर सके। इंजन के जो एयर इंटेक्स हैं, जहाँ से इंजन में हवा आती है, वो भी एस शेप के हैं ताकि रडार सीधे इंजन के फैन ब्लेड्स तक नहीं पहुंच सके। यहाँ तक कि कॉकपिट के शीशे पर भी एक फिल्म लगी हुई है जो रडार वेव्स को अंदर जाने से या रिफ्लेक्ट होने से रोकती है। दूसरी काबिलियत है सुपर क्रूजेबिलिटी। F-22 बिना आफ्टर बर्नर्स यूज़ किए माक 1.5 से ज़्यादा की रफ्तार पर लगातार उड़ सकता है। हमने पहले भी बताया ये सुपर क्रूज कैपेबिलिटी कहलाती है। F-22 को दुश्मन के इलाकों में तेज़ी से घुसने और निकलने में, दुश्मन के लड़ाकू विमानों को आसानी से पीछे छोड़ने में और अपने मिसाइल्स को ज़्यादा रेंज और ज़्यादा प्रभावी ढंग से लॉन्च करने में ये हेल्प करता है। फिर है मनूवरेबिलिटी। थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स की बदौलत F-22 हवा में ऐसे मनूवर्स दिखा सकता है जो दूसरे विमानों के लिए मुश्किल हैं। बहुत कम रफ्तार पर भी अपना नियंत्रण बनाकर रख सकता है और पलक झपकते ही अपनी डायरेक्शन को बदल भी सकता है। ये फुर्ती इसे डॉग फाइट में बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट बनाती है और दुश्मनों की मिसाइल से बचने में भी मदद करती है टू एन एक्सटेंट। YF-22 प्रोटोटाइप ने 60 डिग्री के एंगल ऑफ अटैक ये होता है कि नोज कितना ऊंचा रख करके जहाज़ आगे जा रहा है, उस पर भी नियंत्रण बनाए रखा था, जो अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। क्यों? क्योंकि इतने में जनरली स्टॉल कर जाता है विमान, गिर जाता है आसमान से लिटरली। एडवांस्ड एवियोनिक्स भी हैं इसमें। F-22 का दिमाग है इसका एडवांस्ड एवियोनिक सिस्टम। इसका AN/APG-77 रडार एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे एसा रडार है। अपने ज़माने में अभिनव चीज़ थी, अब इंडिया ने भी बना ली है। एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, यानी कि इसके लॉक से बचना दुश्मन के लिए मुश्किल होता है। F-22 का एवियोनिक सिस्टम इतना उन्नत बताया जाता है कि अलग अलग सेंसर से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को फ्यूज़ करके पायलट के सामने क्लियर बैटलफील्ड अवेयरनेस की पिक्चर पेश करता है, जिससे पायलट तुरंत सही फैसला लेने में उसको हेल्प मिल जाती है। इसे सेंसर फ्यूजन कहा जाता है। F-22 में पायलट को जेट उड़ाने में कम मेहनत करनी पड़ती है, कम चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। उसको प्लेन फ्लाई नहीं करना है, उसका ध्यान लगाना है उसको अपने मिशन पे। ज़्यादातर चीज़ें जेट खुद करता है और यहाँ से पायलट की जो एनर्जी फ्री होती है वो अपने मिशन पर लगाता है, यानी दुश्मन को हिट करने में। क्योंकि सेंसर फ्यूजन के चलते इस पायलट के पास एक बेहतर बैटलफील्ड अवेयरनेस है, उसके पास बाकी जेट्स के पायलट से ज़्यादा फोकस और एनर्जी है। एक बढ़िया मैन मशीन कॉम्बो तैयार होता है जिसमें इंसान और मशीन दोनों की खूबियाँ मिली होती हैं।
इन कैपेबिलिटीज़ की ही वजह से F-22 को फर्स्ट लुक फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल वाला लड़ाकू विमान कहा जाता है, यानी ये दुश्मन को देखने, उस पर पहले हमला करने की और उससे पहले मार गिराने की क्षमता रखता है, अक्सर इससे पहले कि दुश्मन को F-22 की मौजूदगी का पता चले। करंटली यूएस के पास कुल 195 F-22 रैप्टर्स हैं। इनमें से 187 फाइटर जेट्स हैं, बाकी 8 टेस्ट बेड्स हैं। अब सवाल ये आता है कि F-22 दुनिया के बाकी फाइटर जेट्स के मुकाबले कहाँ ठहरता है। जब हम तथाकथित 5th जनरेशन के दूसरे जेट्स यानी जैसे सुखोई Su-57 है, चाइना का चेंगडू J-20 है, तो F-22 की कुछ खासियतें उसे आज भी आगे रखती हैं। Su-57 भी स्टेल्थ विमान है, सुपर मनूवरेबल है और 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग भी उसमें है, लेकिन ज़्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि Su-57 की ओवरऑल स्टेल्थ क्षमता, खासकर हर तरफ से रडार से छिपने की काबिलियत F-22 जितनी उन्नत नहीं है। स्पेशली उसका जो इंजन एग्जॉस्ट है पूरी तरह एक्सपोस्ट है, वो पूरा मेटल नीचे से दिखता है। चीन का J-20 जिसे माइटी ड्रैगन भी कहा जाता है, ये भी स्टेल्थ फाइटर है और लंबी दूरी तक मार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसकी भी स्टेल्थ मुख्यतः सामने से है, पीछे से नहीं है, कम है। F-22 के हर एंगल से छिपा रहने की काबिलियत से ये विमान पीछे है ना। चेंगडू J-20 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान जैसे यूरोफाइटर टाइफून है, दसॉल रफाल है जो हम यूज़ करते हैं, ये भी काबिल जेट्स हैं। टाइफून अपनी फुर्ती और सुपर क्रूज क्षमता के लिए जाना जाता है और रफाल अपनी ओमनी रोल कैपेबिलिटी के लिए, यानी अलग अलग तरह के मिशंस को अंजाम देने के लिए। लेकिन ये दोनों ही विमान F-22 जैसी ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं F-35 लाइटनिंग की। अमेरिका का लेटेस्ट फाइटर जेट अभी F-35 लाइटनिंग ही है ना। ये यूएस के जॉइंट फाइटर प्रोग्राम में बना था, यानी मरीन को, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए एक ही जेट विद अलग अलग कैपेबिलिटीज़। दिलचस्प बात है कि अमेरिका इसे अपने कई साथी देशों को बेचता है, लेकिन F-22 को नहीं बेचता। क्यों? F-35 को शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एक्सपोर्ट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया था। 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी तो है, लेकिन इसका फोकस F-22 के एयर डोमिनेंस के बजाय मल्टी रोल यानी कई तरह के मिशंस करने पर ज़्यादा है। F-35 की यूनिट और ऑपरेशनल कॉस्ट भी F-22 से कम है। F-22 रैप्टर को यूएस एयर पावर के मामले में अपना क्राउन जूल यानी सबसे कीमती तकनीक मानता है। इसकी स्टेल्थ, सुपर क्रूज और एवियोनिक्स का जो मिश्रण है उसे इतना सेंसिटिव मानता है यूएस कि इसे लीक होने का खतरा वो अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ भी नहीं उठाना चाहता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। 1998 का ओबे अमेंडमेंट कानून F-22 के निर्यात पर सीधी सीधी रोक लगाता है और यूं भी F-22 की मैन्युफैक्चरिंग 2011 में बंद कर दी गई थी। F-35 के आने के बाद से अमेरिका को अपने मित्र देशों को एक 5th जनरेशन जेट देने का रास्ता मिल ही गया है, बिना F-22 के सबसे सेंसिटिव राज खोले। इस तरह F-22 रैप्टर यूएस एयरफोर्स का वो इक्का बना रहा जो सिर्फ उसी के पास है। वैसे यूएस वो देश भी है जो कभी ज़्यादा दिन एक ही प्रोडक्ट पर नहीं टिकता है। हथियारों में उसे हमेशा बेहतर की चाह रहती है, इसलिए उसने F-22 के सक्सेसर पर काम करना शुरू कर दिया है। वो एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है जिसका नाम उसने दिया है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD। हाल ही में ये भी सामने आया कि अमेरिका इस जहाज़ को F-47 कहने वाला है। डिज़ाइन और डेवलपमेंट का काम मिला है बोइंग को। इसी नोट पर हम रैप्टर की कहानी को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कमल ने इसे लिखा और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।